बात करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं किसे? उसका है जी साइनर्जिज्म टॉपिक। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का साइनर्जिज्म टॉपिक है। इसमें हम क्या बात करते हैं? द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ कंबाइनिंग टू सब्सटेंस एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल सब्सटेंस। वो कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस जो इंक्रीज करता है, बढ़ाता है द इफेक्ट ऑफ कंबाइनिंग प्रोसेस को बढ़ाता है टू सब्सटेंस, दो सब्सटेंस की कंबाइनिंग प्रोसेस को बढ़ाता है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल सॉल्वेंट, इंडिविजुअल सब्सटेंस की बजाय इंडिविजुअल सब्सटेंस एज कंपेयर टू, यानी कि इंडिविजुअल सब्सटेंस से कंपेयर करते हुए दो सब्सटेंस के कंबाइनिंग प्रोसेस को क्या करता है? उसको बढ़ाता है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द इफेक्ट बाय कंबाइनिंग टू सब्सटेंस एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल सब्सटेंस। इसमें क्या होता है? इसमें एक होता है ये छोटा सा पार्टिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल दो सब्सटेंसेस हैं, एक सर्कुलर पार्टिकल है और एक स्टार पार्टिकल है, ठीक है ना। इन दोनों का एफिशिएंसी लेवल क्या होता है? यानी कि जब हम इन दोनों को अकेले अकेले इस्तेमाल करते हैं, जब हम इस सर्कुलर पार्टिकल को और स्टार पार्टिकल को अकेले जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोसेस में, ठीक है ना, तो इनकी एफिशिएंसी लेवल क्या होता है? कम होता है। एफिशिएंसी लेवल क्या होता है? लो। लेकिन जैसे ही हम इसको कंबाइन करते हैं ऐसे करके, ये सर्कुलर पार्टिकल ये आ गया दरमियान में और ये स्टार आ गया इधर, ये स्टार आ गया, ठीक है ना। सर्कुलर पार्टिकल स्टार के अंदर आ गया, यानी कि अब इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? इन दोनों के मिलाप से क्या हो जाएगा? साइनर्जिज्म हो जाएगा। यानी कि दो सब्सटेंसेस जो आप अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग वो अपनी पूरी 100% नहीं दे रही, ठीक है ना, 50% दे रही है, 60% दे रही हैं। लेकिन जैसे ही हम उन दोनों सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, आपस में मिलाने के बाद उनसे प्रोडक्ट बनती है, अब वो अपना 100% दे रही हैं हर प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना। हम उसे कहते हैं साइनर्जिज्म। अपनी एफिशिएंसी क्या होगी? है बेस्ट होगी। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ कंबाइनिंग टू सब्सटेंसेस, इसमें दो सब्सटेंसेस को कंबाइन किया है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल सब्सटेंस। हम इंडिविजुअल सब्सटेंस को, ठीक है ना, इंडिविजुअल सब्सटेंस को किसी भी प्रोसेस में इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन वो अपना 100% नहीं दे रही, ठीक है ना। उस इंडिविजुअल सब्सटेंस का 100% रिजल्ट पाने के लिए हम क्या करते हैं? उस सब्सटेंस के साथ एक और सब्सटेंस को ऐड करवाते हैं जो उसके साथ सूटेबल हो, और जैसे ही वो पहले वाली सब्सटेंस जो अपना 100% नहीं दे रही है, वो दूसरी वाली सब्सटेंस को गेन करती है, और फिर हम उसी दोनों सब्सटेंसेस को उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करवाते हैं कि जिस प्रोसेस से हमने कोई चीज़ बनानी है, ठीक है ना। तो अब वो दोनों सब्सटेंसेस मिलकर वो प्रोसेस में 100% परफॉर्म कर रही होती है। यानी कि ये दोनों सब्सटेंसेस क्या हुई हैं? ये दोनों सब्सटेंसेस आपस में मिलनी, आपस में मिलने के बाद क्या हुआ? ये दोनों सब्सटेंसेस आपस में मिल गई। आपस में मिलने के बाद पहले ये दोनों सब्सटेंसेस क्या थी? अकेले अपना 50-50% दे रही थी। जैसे इन दोनों मिली और अपना 100% परफॉर्म करने लग पड़ी। साइनर्जिज्म एफिशिएंसी बेस्ट होगी इनकी क्या होगी? एफिशिएंसी बेस्ट होगी। यानी कि अकेले इंडिविजुअल सब्सटेंस को प्रोसेस में इन्वॉल्व करने के बजाय हम क्या करते हैं? हम टू सब्सटेंसेस को इन्वॉल्व कराते हैं प्रोसेस के अंदर, और उस प्रोसेस से हम 100% रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। हम इसको कहते हैं साइनर्जिज्म, ठीक है। दो सोल्यूट हैविंग लो डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू, यानी कि ऐसे सोल्यूट के जिसकी लो डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू होती है, एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग साइनर्जिज्म। वही बात बता रहा है कि दो सोल्यूट हैविंग लो डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू, कि अगर ऐसा सोल्यूट के जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू क्या हो? लो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू क्या हो? लो हो, एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू कैन बी इंक्रीज हो गई है बाय एडिंग साइनर्जिज्म को ऐड करवाने से। यानी कि एक ऐसा सोल्यूट कि जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू
जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू यानी कि जिसकी हल होने की सलाहियत, ऐसा सॉल्यूट मिसाल के तौर पर कि ये पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये देखें, ये है जी डिस्ट्रीब्यूशन रेशो इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट विच प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट विच प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट विच प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर फॉर एग्जांपल एक सोल्यूट के पार्टिकल हमने 11 डाले हुए हैं पोलर सॉल्वेंट में, लेकिन पोलर सॉल्वेंट में क्या हुआ है, पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा डिज़ोल्व हो गए हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कम डिज़ोल्व हुए हैं। ये देखें, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूट का पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ ऊपर आया है, बाकी 10 के 10 सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हुए हैं, वो एक्वा सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है। यानी कि एक्वा सॉल्वेंट के अंदर वो क्या है, प्रेजेंट है, यानी कि 11 हमने सॉल्यूट के पार्टिकल्स लिए थे, इस सेपरेटिंग फनल के अंदर डाले थे, उन दोनों ने, ठीक है ना, उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया है इन दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के अंदर। लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, 10 जोन से हैं वो नीचे ही रह गए हैं, 10 जोन से हैं वो पोलर में ही रह गए हैं, और एक सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट का पार्टिकल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में गया है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो सा होगा, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो सा है, इसकी सोल्यूट इसमें क्या है, कम डिज़ोल्व है, इसमें सोल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कम डिज़ोल्व है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस सोल्यूट की डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू को बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इस सोल्यूट की डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू को बढ़ाएंगे, यानी कि ये जो सा सोल्यूट है, जो सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूट आया, ठीक है ना, एक ही सोल्यूट आया है। हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा सोल्यूट आएँ, ठीक है ना, ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर आएँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम साइनर्जिज्म को इस्तेमाल करते हैं, ताकि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट विच प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी ज़्यादा आ जाए, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू, ये देखें, डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू लो होने का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू लो होने का मतलब क्या है कि पोलर सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू लो होने का मतलब क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू लार्ज होने का मतलब क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू लार्ज होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल के ऊपर, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू लार्ज होने का मतलब क्या है, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो, और अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर तकसीम के ऊपर बड़ी रकम हो और तकसीम के नीचे छोटी रकम हो, तो ऑटोमेटिकली जो सा हमारा आंसर आएगा वो ज़्यादा नंबर, यानी कि उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही तकसीम के ऊपर वाली रकम छोटी हो जाएगी और बटे के नीचे वाली रकम बड़ी हो जाएगी, तो अब जो सा हमारा आंसर आएगा वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली जो सी हमारी ऊपर बटे के ऊपर वाली जो सी रकम है वो छोटी है, और बटे के नीचे वाली रकम जो सी है वो बड़ी है। छोटी ऊपर वाली है, बड़ी नीचे वाली है, जिससे हमारा जो सा आंसर है वो कम आ रहा है, छोटा आ रहा है, ठीक है ना। 0.1 आता है, इससे 10 आता है, इससे 0.1 आता है, यानी कि 1 भी नहीं आता, ठीक है। समझ आ गई आपको, यहाँ पर ये बात यहाँ तक हो जानी चाहिए क्लियर। अगर आपको ये समझ आ गई हो तो ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स, यानी कि हमारी जो सी रेशो आ रही है ना, वो ये आ रही है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल आ रहा है सोल्यूट का, और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का पार्टिकल इन एक्वा सॉल्वेंट में 10 पार्टिकल ज़्यादा हैं सोल्यूट के, ठीक है ना। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हों, एक ही बजाय 10 एक्सट्रैक्ट हों, ठीक है ना। और नीचे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एक्वा सॉल्वेंट के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो सी है वो कम हो, यानी कि ऊपर वैल्यू ज़्यादा हो और नीचे वैल्यू कम हो, तभी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू लार्ज आएगी, ठीक है ना। हम ये चाहते हैं। हम इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, हम साइनर्जिज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू लार्ज होने का मतलब क्या है कि पोलर सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर कम सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, बस यही बात याद रखनी है। और डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू लार्ज होने का मतलब क्या है कि हमारे
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सॉलिड के पार्टिकल्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं, जबकि एक्वस सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स कम एक्सट्रैक्ट हुए हैं, कम गए हैं। ठीक है ना, ये है। दिस प्रोसेस इज़ ओनली डन फॉर मेटल्स, ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए ही डन होता है। दिस प्रोसेस इज़ ओनली डन फॉर मेटल्स, ये मेटल्स के लिए ही सूटेबल है। ये प्रोसेस जो सा है ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए सूटेबल है। ठीक है ना, यानी कि आपने कोई ऐसा मिसाल के तौर पर मेटल्स ली हैं, सोडियम कोई सी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसी तरीके से लेड हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन चारों में से कोई सा भी सॉल्यूट आपने इस्तेमाल किया, ठीक है ना, तभी आप इन चारों में से कोई सा भी सॉल्यूट आपने इस्तेमाल किया है, अगर उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा मकदार में एक्वस सॉल्वेंट के अंदर हल हो रही है ना, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर बहुत कम पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसी पर ही आप यूज़ करेंगे ये वाले साइनर्जिज्म को, यानी कि दिस प्रोसेस इज़ ओनली डन फॉर मेटल्स के लिए ही डन होगा। दो रिएजेंट्स आर कॉमनली यूज्ड, दो रिएजेंट्स जो से होते हैं वो बहुत ही कॉमन यूज़ होते हैं। टू रिएजेंट्स में भी चिलेटिंग, दोनों रिएजेंट्स क्या होते हैं, टू रिएजेंट्स आर कॉमनली यूज्ड, यानी कि दो रिएजेंट्स ही आप यूज्ड कर सकते हैं। टू रिएजेंट्स जो से होते हैं वो कॉमनली यूज्ड, यानी कि दो रिएजेंट्स ही आप यूज्ड करवा सकते हैं। कॉमनली आमतौर पर आप दो रिएजेंट्स ही यूज़ करवा सकते हैं। टू रिएजेंट्स में भी चिलेटिंग, फॉर एग्जांपल दोनों के दोनों रिएजेंट्स जो से अगर चिलेटिंग हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक चिलेटिंग हो और एक क्या हो, सॉल्वेंट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बोथ रिएजेंट्स जो से हैं वो दोनों के दोनों रिएजेंट्स क्या हो, सॉल्वेंट्स हो। ठीक है, समझ आ गई। लेकिन ये तीनों के तीनों हो सकते हैं। टू रिएजेंट्स आर कॉमनली यूज्ड, ठीक है ना। इस साइनर्जिज्म में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप पोलर नेचर, यानी कि इसका मतलब क्या है कि पोलर नेचर, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि सॉल्यूट के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम क्यों जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो से सॉल्यूट के पार्टिकल्स एक्वस सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा रह रहे हैं और कम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो सा सॉल्यूट का पार्टिकल है ना, उसकी पोलर नेचर क्या है, वो कम है, यानी कि उसकी सॉल्यूट के पार्टिकल्स की पोलर नेचर ज़्यादा है, यानी कि पोलर ज़्यादा है। पोलर ज़्यादा होने की वजह से आपको पता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक जैसी सब्सटेंसेस के अंदर ही रहना पसंद करती हैं। अगर सॉल्यूट के पोलर नेचर ज़्यादा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की पोलर नेचर ज़्यादा, तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही रहेंगे ना, कम ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाएंगे, क्योंकि उनकी पोलर नेचर क्या है, कम है। तो कम पोलर नेचर वाले जो उनसे सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर जाएंगे, यानी कि जिनकी पोलैरिटी, यानी कि ऐसे सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो नॉन पोलर होंगे ना, वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, और जिनकी सॉल्यूट के पार्टिकल्स की पोलैरिटी यानी कि पोलर नेचर ज़्यादा होगी वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर रहेंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर नॉन पोलर सॉल्यूट के पार्टिकल्स जाएंगे कम मिकदार में, और पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा मिकदार में जाएंगे। हम चाहते हैं हम इस प्रोसेस के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम पोलर सॉल्वेंट के अंदर मौजूद पोलर सॉल्यूट के पार्टिकल्स को चेंज करना चाहते हैं नॉन पोलर सॉल्यूट के पार्टिकल्स में। जैसे वो नॉन पोलर सॉल्यूट के पार्टिकल्स में चेंज होंगे, तभी ये सॉल्वेंट जो सा है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऊपर क्या करेगा, इन नॉन पोलर सॉल्यूट के पार्टिकल्स को जो हमने बदल दिया है पोलर नेचर से, यानी कि सॉल्यूट के पोलर नेचर वाले पार्टिकल्स को हमने बदल दिया है नॉन पोलर नेचर में। वो नॉन पोलर नेचर वाले सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो ऊपर मूव कर जाएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उन्हें आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। अब जैसे ही वो आसानी से एक्सट्रैक्ट करेगा इन नॉन पोलर सॉल्यूट के पार्टिकल्स को, तभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की मिकदार बढ़ जाएगी। जैसे ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की मिकदार बढ़ेगी, ये बढ़ गई, तो तभी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू भी लार्ज हो जाएगी। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू लार्ज हो जाएगी तो हमारा साइनर्जिज्म क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम
ज़्यादातर फॉर एग्जांपल इन तीनों प्रोसेस में से साइनर्जिज्म में ये 3 प्रोसेस होते हैं। या तो आप दोनों के दोनों रिएजेंट्स क्या लेते हैं, चिलेटिंग लेते हैं, चिलेटिंग रिएजेंट्स को आप यहाँ से डालते हैं, या फिर एक चिलेटिंग रिएजेंट डाल देते हैं और एक सॉल्वेंट डाल देते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, या फिर आप बोथ रिएजेंट्स आर सॉल्वेंट, दोनों के दोनों रिएजेंट्स जो से होंगे वो सॉल्वेंट्स ही डालेंगे। दोनों के दोनों रिएजेंट्स आप क्या डालेंगे, दोनों के दोनों रिएजेंट्स क्या डालेंगे, सॉल्वेंट ही डालेंगे। बोथ रिएजेंट्स आर सॉल्वेंट, दोनों के दोनों रिएजेंट्स क्या डालेंगे, सॉल्वेंट्स ही डालेंगे। कॉमनली वन चिलेटिंग रिएजेंट एंड अदर इज सॉल्वेंट। वन क्या हो, चिलेटिंग रिएजेंट हो, वन क्या हो, चिलेटिंग रिएजेंट हो, और दूसरा क्या हो, सॉल्वेंट हो। यानी कि एक क्या हो, चिलेटिंग रिएजेंट हो, एक क्या हो, चिलेटिंग रिएजेंट हो। कॉमनली एक क्या हो, चिलेटिंग रिएजेंट हो जो कि ऊपर है, एक क्या है, चिलेटिंग रिएजेंट है, और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। हमने ये 2 चीज़ें डाली हैं। हमने ये ट्यूब खोली, हमें जैसे ही लग रहा था कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो सा है वो कम सॉलिड के पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमने इस स्टॉपर को खोला, स्टॉपर को खोलने के बाद एक चिलेटिंग एजेंट डाला और दूसरा सॉल्वेंट डाल दिया, ठीक है ना। जैसे ही दूसरा सॉल्वेंट डाला तो अब क्या होगा, ये देखें, ये हमने मेटल्स डाले हुए हैं, ये जिनसे मेटल्स हमने नीचे डाले हुए हैं ना, इन ये वाले, इनमें से कोई से भी मेटल्स हो सकती हैं। मेटल्स क्या करेंगे, मेटल्स के ऊपर ये चार्ज है। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल के ऊपर +1 चार्ज होता है, पोटेशियम मेटल के ऊपर +1 चार्ज होता है, पीबी के ऊपर, लेड के ऊपर +2 चार्ज होता है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। ये मेटल्स के ऊपर एन क्या जाहिर कर रहा है, चार्ज को जाहिर कर रहा है, प्लस ये हमने चिलेटिंग रिएजेंट डाला हुआ है। जैसे ही चिलेटिंग रिएजेंट क्या करेगा, चिलेटिंग रिएजेंट इसके साथ रिएक्शन करेगा तो फिर ये मेटल्स अब हम क्या करेंगे, अब ये मेटल्स जो उनसे होंगे, ये मेटल्स जो उनसे होंगे, ये मेटल्स ये उनसे मेटल्स हैं, ये आर को, यानी कि आर जो उनसा है चिलेटिंग रिएजेंट में जो उनसा आर होगा उसको अपने अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और MrN बना देंगे, RN, ये जो उनसा छोटा, ये जो उनसा N है ना, ये इधर आ जाएगा, MrN, ये चिलेट बन गया, ठीक है, और NH+ बन गया, ठीक है, NH+ बन गया। ये मेटल्स है, ये मेटल्स के साथ उसने रिएक्ट करवाया है NHR को, ठीक है ना। ये हमें पता है ये मेटल्स हैं, मेटल्स के ऊपर N चार्ज है। हमने जैसे ही NHR डाला तो अब जो सा बनेगा, ये मेटल्स जो से हैं ये R के साथ आ जाएंगे और ये N रेडिकल जो सा है इधर आ जाएगा, फिर प्लस, फिर ये N जो सा होगा, ये N और ये H+ वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये जो सा है चिलेटिंग रिएजेंट, ये वाला, ये चिलेट बन गया। जैसे ही हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट के साथ ये क्या होगा, ये MrNB, ये एडक्ट बन जाएगी। ये जैसे ही एडक्ट बनेगी यहाँ पर नॉन पोलर कंपाउंड आ जाएगा। ये क्या है, ये नॉन पोलर कंपाउंड है। ये नॉन पोलर कंपाउंड क्या होगा, ये ऊपर की तरफ एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चिलेट बना, चिलेट ने सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन किया, सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद नॉन पोलर कंपाउंड बनाया, नॉन पोलर कंपाउंड क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर इस तरीके से जो उनसे आपने मेटल्स डाले हुए थे, ये जो सॉल्यूट डाला हुआ था, ये सारे के सॉल्यूट, ये सारे के सारे सॉल्यूट के जो उनसे मेटल्स हैं, मेटल्स ने इसके साथ रिएक्शन किया चिलेटिंग रिएजेंट के साथ। चिलेटिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने के बाद
चिलिट बने, ये चिलिट बने, चिलिट ने सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन किया, सॉल्वेंट जो सा ये पानी है एक्वा सॉल्वेंट, उसके साथ रिएक्शन किया, उसके साथ रिएक्शन करने के बाद नॉन पोलर बने। मैंने सॉल्वेंट डाला, आपने जो सा सॉल्वेंट डाला हुआ था चिलिटिंग, यानी कि आपने चिलिटिंग रिएजेंट भी डाला, कॉमनली वन चिलिटिंग एजेंट एंड अदर इज सॉल्वेंट। एक आपने चिलिटिंग एजेंट डाला है और एक सॉल्वेंट डाला है, एक चिलिटिंग रिएजेंट ये वाला, और इसके साथ जब इसने मेटल के साथ रिएक्शन कर लिए है चिलिट बन गया, चिलिट बनने के बाद आपने सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट के साथ जब इसने रिएक्शन किया तो यहाँ पर नॉन पोलर कंपाउंड बन गया। नॉन पोलर कंपाउंड क्या हो, आपको पता है कि नॉन पोलर कंपाउंड जो उनसे हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे सारे के सारे, तो इस तरीके से ऊपर की सोलेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि नीचे जब फॉर एग्जांपल 10 पार्टिकल्स हल हो रहे थे ना, ठीक है ना, तो अब नॉन पोलर कंपाउंड लग रहा है। यहाँ पर देखें ये सोडियम आयंस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 आयंस बन रहे हैं सोडियम, फॉर एग्जांपल हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड हल करवाया है और हाइड्रोक्सलाइन। जैसे हम चिलिट बनाएंगे, जो सा चिलिट है NHR, ठीक है ना, NHR जैसे हम ऐड करेंगे तो ये जो सा मेटल है, ये मेटल जो सा है ये चिलिटिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो फिर क्या होगा कि ये पॉजिटिव चीज़ जो सी होगी, ये पॉजिटिव, ये मेटल क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये R क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो सा पॉजिटिव चार्ज है ये R के साथ चला जाएगा, यानी कि ऐसे करके R के साथ मिल जाएगा, और ये N किसको जाहिर कर रहा है, N किसको जाहिर कर रहा है, N इसको जाहिर कर रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कैल्शियम होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैल्शियम होता, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कैल्शियम होता, ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैल्शियम होता, यहाँ पर 2+ चार्ज आता, तो अब जो उनसा कैल्शियम यहाँ पर आकर जुड़ता R के साथ, ये देखिए कैल्शियम में कैल्शियम आकर जुड़ गया R के साथ, लेकिन अब इसे R, चूँकि कैल्शियम के ऊपर 2 चार्ज है, 2 चार्ज होने की वजह से इसे R कितने चाहिए, 2 चाहिए, RN उसे जाहिर कर रहा है, प्लस, समझ आ गई, और ये NH+, यानी कि हमने यहाँ पर चूँकि सोडियम लिया हुआ है तो हम सोडियम की ही बात करेंगे। यहाँ पर सोडियम लिया हुआ है, सोडियम आयन, तो सोडियम आयन जो सा होगा ये R के साथ जाएगा, R जो सा होगा R के ऊपर, यहाँ पर चूँकि इसके ऊपर 1 चार्ज है तो R के ऊपर R भी ये 1 ही लेगा, फिर प्लस NH+ वैसे का वैसे ही, NH+ वैसे का वैसे ही। अभी जो सा सोडियम R1 है, ये क्या करेगा, ये सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करवाएगा, यानी कि जो सा सॉल्वेंट हमने ऐड किया था, तो ये सॉल्वेंट क्या करेगा, ये सोडियम R1B इसको बना देगा नॉन पोलर में, यानी कि हमने जो सा चिलिटिंग रिएजेंट के साथ जो सा हमने सॉल्वेंट ऐड करवाना है, वो ऐसा सॉल्वेंट ऐड करवाना है कि जो इस चिलिटिंग रिएजेंट के मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद जो सा प्रोडक्ट चिलिट बने, वो चिलिट को तब्दील कर दे नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर। जैसे वो नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर तब्दील कर देगा, ये एडक्ट बन जाएगी, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। ये क्या होती है, एक होती है हाइड्रोफोबिक और एक होती है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक होती है जो अट्रैक्ट होती है चीज़ें पानी में, यानी कि ऐसी सब्सटेंसेस जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, हम उसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। चूँकि ये पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती, ये एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, इसलिए हम इसे कहेंगे अडक्ट, और इसे हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब है डिज़ोल्व ना होना पानी के अंदर, फोबिक ना हो, हाइड्रो पानी के अंदर ना हो, पानी के अंदर डिज़ोल्व, उसे हम कहते हैं नॉन पोलर कंपाउंड। और ये नॉन पोलर कंपाउंड क्या होगा, चूँकि ये पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रही, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करेगा, इन मेटल के आयंस इनको अपनी तरफ खींचेगा, इसको, इस चीज़ को, इस नॉन पोलर कंपाउंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये नॉन पोलर कंपाउंड
जैसे ही ये नॉन पोलर कंपाउंड जो सा ये ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो पहले एक डिसॉल्व हो रहा था पार्टिकल सोल्यूट का, तो जैसे ये अट्रैक्ट हुए तो अब क्या हुआ, अब 1 से हो गए यहाँ पर 6 और नीचे क्या आ गया 4 आ गए, नीचे रह गए 4 सोल्यूट के पार्टिकल्स, यानी कि ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इस तरीके से ऊपर वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कंसनट्रेशन सोल्यूट की बढ़ गई, क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड ऊपर की तरफ अब जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ही जाएंगे तो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बढ़ जाएगी और कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्वा सॉल्वेंट में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू हमारी लार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। समझ आ गई, हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। हमने क्या किया है, हमने जोन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ सोल्यूट इस्तेमाल किया था सॉल्वेंट के अंदर, पानी के अंदर, ठीक है ना। उसके आयंस बन रहे थे, वो आयंस क्या कर रहे थे, वो ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहे थे इसके अंदर, ठीक है ना। और इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही हमने एक नॉन पोलर सब्सटेंस ली, फॉर एग्जांपल कोई नॉन पोलर सब्सटेंस, ऐसी सब्सटेंस जो इसके 10 पार्टिकल्स लिए और इसका 1 पार्टिकल लिया, ये जो सी नॉन पोलर सब्सटेंस थी। फॉर एग्जांपल शुगर ली, शुगर का 1 पार्टिकल लिया, शुगर का 1 पार्टिकल क्या हो गया, वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो गया, शुगर का 1 पार्टिकल क्या हो गया, ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो गया। मैं थ्योरी समझा रहा हूँ कि शुगर का पार्टिकल ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो गया, जिसकी वजह से ऊपर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट क्या होगी, कम होगी, और कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन एक्वा सॉल्वेंट में ज़्यादा होगी। एक्वा सॉल्वेंट में आयंस ज़्यादा बन रहे हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में शुगर की मिकदार सिर्फ और सिर्फ 1 ही सोल्यूट है ऊपर, जिसकी वजह से ऊपर सोल्यूट का पार्टिकल 1 ही है और नीचे सोल्यूट के पार्टिकल्स 10 हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू क्या होगी, कम होगी। हम चाहते हैं कि ऊपर क्या हो, ऊपर ज़्यादा पार्टिकल्स आएँ, ऊपर क्या हैं, ऊपर ज़्यादा पार्टिकल्स आएँ, तो हमने क्या किया, हमने इस 10 मेटलिक बेस को इस मेटलिक आयंस को, ये जो से आयंस बन रहे थे सोडियम के आयंस, हमने इन सोडियम के आयंस को चिलेटिंग रिएजेंट की मदद से चिलेट में तब्दील किया, और चिलेट जो सा था वो हमने जो सा सॉल्वेंट ऐसा यूज़ किया था, वो चिलेट को तब्दील कर देता था और नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर। ये चिलेट जो सा था, ये सॉल्वेंट जो सा हमने ऐड करवाया था, वो इस चिलेट को तब्दील कर देगा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। जैसे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर तब्दील होगा नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर, जैसे ही वो तब्दील होगा, ये डक्ट बनेगी, इसे हम कहेंगे अडक्ट। जैसे ही वो नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर तब्दील होगा, तो ये जो सा ये ऊपर वाला जो सा सॉल्वेंट होगा, ये ऊपर वाला जो सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, ये क्या करेगा, ये आसानी से एक्सट्रैक्ट कर लेगा इन नॉन पोलर कंपाउंड्स को, जिसकी वजह से ऊपर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये जो सा ऊपर जो सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर 7 हो जाएगी, पहले 1 थी, 7 हो जाएगी, नीचे रह गए 4, ठीक है ना। जैसे ही हमारा जो सा ये कंपाउंड है, जैसे ही ये चिलेटिंग रिएजेंट ख़त्म होंगे, इन्होंने 6 पार्टिकल्स को, यानी कि 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड, 6 सोडियम के आयंस को तब्दील कर दिया है इन नॉन पोलर कंपाउंड में तब्दील करने के बाद चिलेटिंग रिएजेंट अब हो गया है ख़त्म। जैसे चिलेटिंग रिएजेंट ख़त्म हो चुका है, तो फिर क्या होगा, तो फिर जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड बनने थे बन गए हैं। अब सारे के सारे नॉन पोलर कंपाउंड ऊपर की तरफ एक्सट्रैक्ट होंगे, 7 के 7 ऊपर एक्सट्रैक्ट हो गए, तो ऊपर आ गया 7 और नीचे आ गया 4। इस तरीके से हमने चिलेटिंग रिएजेंट प्लस उसके साथ जो सॉल्वेंट था वो, उसको हम इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया, हमने जो उनसे आयंस बन रहे थे इस पोलर सॉल्वेंट के अंदर, हमने उन आयंस में से मेटलिक आयंस को तब्दील कर दिया है नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर। जैसे ही तब्दील किया है, तो जो उनसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसने नॉन पोलर कंपाउंड्स को अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट किया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऊपर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ गए हैं, 7 हो चुके हैं, और नीचे
सॉलिड के पार्टिकल्स कम हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, तो इस तरीके से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। 7 से ऊपर यानी कि मज़ीद सोडियम के आयन्स नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर क्यों नहीं तब्दील हो रहे, क्योंकि हमने चिल्टिंग रीएजेंट सिर्फ और सिर्फ उतना ही इस्तेमाल किया था कि जितना के वो तब्दील कर सके सोडियम आयन्स को नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर। हमने चिल्टिंग रीएजेंट के पार्टिकल्स कितने लिए थे, 6 लिए थे। 6 चिल्टिंग रीएजेंट के पार्टिकल्स 6 लिए थे, जिसने 6 सोडियम के आयन्स को तब्दील कर दिया नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर। नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर तब्दील करने के बाद वो जो से कंपाउंड आप आसानी से एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं ऊपर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। हमने उतना ही चिल्टिंग रीएजेंट इस्तेमाल करना है कि जितनी कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू को बढ़ाना है। समझ आ गई। यानी कि चिल्टिंग रीएजेंट द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द इफेक्ट बाय कंबाइनिंग 2 सब्सटेंसेस। 2 सब्सटेंसेस हैं, दो सब्सटेंसेस की कंबाइनिंग हुई है इसमें से कंपेयर टू द इंडिविजुअल। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ कंबाइनिंग 2 सब्सटेंसेस एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल सब्सटेंस। यानी कि जो उनसे इंडिविजुअल सब्सटेंस थी ये वाली, इसकी जो सी पोलैरिटी थी, इसका जो सा हल होने का मकसद था वो नीचे कम हल हो रही थी, ऊपर ये जो सी थी ये नीचे। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, ठीक है।